बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास यूनिट नंबर 2 लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा लेक्चर का टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करते ही हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो हम देखेंगे व्हाट इज़ स्पीड, कि स्पीड क्या होती है। Speed is simply defined as the distance traveled over a certain time. एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, कुछ टाइम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसने कितना फासला तय किया है, उस फासले को अगर हम टाइम के साथ डिवाइड करें, रेशो लें, तो वो हमें उसकी स्पीड बताता है। इट सिंपली टेल्स अस हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग। स्पीड दरअसल हमें ये बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर वो मूव कर रहा है तो वो कितनी तेज़ स्पीड के साथ मूव कर रहा है। ये दरअसल हमें उसकी हरकत की स्पीड, सिर्फ उसका एक मैग्नीट्यूड बताती है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है। आइदर वो 5 मीटर एक सेकंड में ट्रैवल कर रहा है, 10 मीटर एक सेकंड में ट्रैवल कर रहा है, या 15 मीटर्स ट्रैवल कर रहा है। इफ़ डिस्टेंस इज सिम्बलाइज्ड एस, अगर हम डिस्टेंस को एस के साथ शो करें, टाइम को टी के साथ और स्पीड को वी से शो करें, तो जो स्पीड का फार्मूला बनता है डैट इज स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और अगर हम इसको सिंबल्स की फॉर्म में लिखें तो v इज इक्वल्स टू एस ओवर टी। यहाँ पे जो हमारे पास स्पीड है उसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड बनता है। अगर हम यहाँ पे इसका जो फार्मूला हमें गिवन है, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम इस फार्मूले को देखें v इज इक्वल्स टू एस ओवर टी को, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो इसका यूनिट बनेगा, डिस्टेंस को हम मीटर्स में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड्स में, तो इसका जो यूनिट होगा वो मीटर्स पर सेकंड होगा, या इसका कोई मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब यह है कि हम इसको मीटर पर सेकंड के अलावा किलोमीटर्स पर आवर में भी फाइंड कर सकते हैं, माइल्स पर आवर में भी लिखा जा सकता है, और किलोमीटर्स पर सेकंड की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। स्पीड इज़ अ स्केलर टर्म। ऊपर चूँकि हमने इस पॉइंट 2 में कहा था कि ये हमें सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड बताएगी, तो इसलिए चूँकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है और इसमें कोई डायरेक्शन वगैरह शामिल नहीं करती, और फिर जब इसका फार्मूला लिखा है तो उसमें भी हमने देखा है कि ये एक डिस्टेंस और एक टाइम, जो कि दोनों ही स्केलर टर्म्स हैं, उनके दरमियान एक रेशो है। तो जो दो स्केलर टर्म्स के दरमियान जब हम रेशो लेते हैं तो हमारे पास एक और स्केलर टर्म ही आंसर के तौर पे हासिल होती है। मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट है जिसने 5 सेकंड तक मूव किया और उसने 100 मीटर का फासला तय किया है। अगर हम उसकी स्पीड लिखना चाहें तो इस फार्मूले के मुताबिक 100 डिवाइडेड बाई 5, तो हमारे पास जो स्पीड आएगी वो आएगी 20 मीटर्स पर सेकंड। 20 मीटर्स पर सेकंड का ये मतलब है कि जब उसने 5 सेकंड में 100 मीटर का फासला तय किया है, तो इसका मतलब है कि वो उस वक्त हर एक सेकंड में 20 मीटर का फासला तय कर रहा था। स्टूडेंट्स, हमारा इसी से अगर हम स्पीड की मुख्तलिफ बेसिक इकसाम को देखेंगे, जिसमें से जो पहली टाइप हमारे पास है वो है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में व्हेन वी आर टेकिंग टू अ लॉन्ग ट्रिप, आवर स्पीड गोज़ ऑन चेंजिंग कंटिन्यूसली। जब आप घर से निकल के किसी एक लंबे ट्रिप पे जाते हैं, रोड पे आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो आप बार बार गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं, या समटाइम्स आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, समटाइम आप रुक जाते हैं, समटाइम आप चलना शुरू कर देते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे इसमें अगर देखा जाए तो इस पूरी ट्रिप के अंदर बार बार हमारी जो स्पीड होती है वो चेंज हो रही होती है। So, if we want to calculate speed for a complete trip without including the variations, we calculate average speed. तो जब हमने एक ट्रिप की मुकम्मल ट्रिप की स्पीड निकालनी हो, जिसमें हम ये चीज़ शामिल ना करें कि हम कितनी देर रुके हैं, कितनी देर हमने ब्रेक्स अप्लाई करके स्लो मूव किया, कितनी देर हमने फुल एक्सेलरेटर के साथ स्पीड के साथ मूव किया, तो अगर हम ये सारी चीज़ें एक्सक्लूड कर दें और टोटल डिस्टेंस जो हमने ट्रिप ली है वहाँ उसका, और टोटल टाइम जो उस ट्रिप में हमने लिया वो टोटल इस्तेमाल करें, तो वहाँ से हम उसकी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, जिसको हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं दैट इट इज़ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड ओवर टोटल टाइम टेकन। इसी को अगर हम फार्मूले की शक्ल में लिखें तो v एवरेज इज़ इक्वल्स टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। मिसाल के तौर पे कोई ऑब्जेक्ट है, एक बंदा है या कोई ऑब्जेक्ट है जो एक तरनौल इंटरचेंज से
M1 मोटरवे के ज़रिए से सवाबी इंटरचेंज की तरफ मूव करना शुरू करता है। अगर हम मैप के ऊपर देखें तो तरनौल से सवाबी इंटरचेंज तक का जो डिस्टेंस है वो 70 किलोमीटर्स है। सपोज़ करें कि वो जो गाड़ी है, जो वो शख्स है, वो 1 घंटे में तरनौल से सवाबी इंटरचेंज पर पहुंच जाए, तो यहाँ से हम उसकी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, जिसमें हम टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम के साथ डिवाइड करेंगे। मसलन 70 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाई 1 आवर, सो आंसर इज 70 किलोमीटर्स पर आवर। यानी कि वो जो बंदा मूव कर रहा है उसकी स्पीड 1 घंटे में वो 70 किलोमीटर का फासला तय करता है। इसी तरह से अगर हम चाहें तो हम इसी स्पीड को चेंज कर सकते हैं, किलोमीटर्स पर आवर से हम इसको मीटर्स पर सेकंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये छोटी सी मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी, बिकॉज हमें पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स होते हैं और 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और फिर 60 मिनट्स के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। तो इसलिए हमने 1 घंटे को 60 इंटू 60 करके लिखा। जब हम इस डिवीजन को मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे टर्म्स को मल्टीप्लाई करके उनको डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो इसका आंसर हमें मिलेगा वो आंसर हमारे पास आएगा 19.4 मीटर्स पर सेकेंड। जो हमारे पास 70 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार थी, जब हम उसको मीटर पर सेकंड में निकालते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 19.4। एवरेज स्पीड के बाद हमारी जो अगली स्पीड की टाइप है वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मीन्स हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो मूव कर रहा है, मसलन हमने पिछली स्लाइड पे मिसाल ली कि हम तरनौल इंटरचेंज से कोई बंदा सवाबी इंटरचेंज की तरफ मूव कर रहा है, तो उसकी पूरी ट्रिप के दौरान किसी भी एक लम्हे के ऊपर अगर हम उसकी वेलोसिटी फाइंड करें तो वो वेलोसिटी उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। When we are moving on a road, suddenly we saw on speedometer, it is representing our instantaneous speed at that particular time. तो जब एक गाड़ी के अंदर आप ड्राइव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं और आप स्पीडोमीटर के ऊपर अपनी स्पीड देखते हैं, तो बार बार जब भी आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे आपको वहाँ पे कोई मुख्तलिफ वैल्यू नज़र आती है। तो वहाँ पे हर किसी भी उस लम्हे के ऊपर जब आप स्पीडोमीटर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस वक्त स्पीडोमीटर के ऊपर जो वैल्यू आ रही है स्पीड की, वो बेसिकली आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। वो आपकी उस लम्हे की स्पीड होती है जिस लम्हे के ऊपर आप स्पीडोमीटर को ऑब्जर्व करते हैं। लेट वी हैव ऑब्जर्व स्पीडोमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ईच ऑफ द डिफरेंट टाइम। एक गाड़ी के अंदर मूव करते वक्त आपने स्पीडोमीटर को ऑब्जर्व किया बार बार मुख्तलिफ टाइम के बाद। सपोज पहले आपने 2 सेकंड के बाद देखा तो स्पीडोमीटर आपको 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड दिखा रहा था। देन हमने 6 सेकंड्स के बाद देखा तो स्पीडोमीटर हमें 9 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड दिखा रहा था। इसी तरह 11 सेकंड्स पे देखें तो 15 मीटर्स पर सेकंड। 14 सेकंड गुजरने के बाद देखें तो 23 मीटर पर सेकंड। 23 सेकंड्स के बाद देखें तो 35 मीटर्स पर सेकंड। और इसी तरह अगर सपोज 45 सेकंड के बाद किसी ने ऑब्जर्व किया तो उसको जो स्पीड मिली वो 59 मीटर्स पर सेकंड के हिसाब से स्पीडोमीटर उसको वैल्यू बता रहा था। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ऑल स्पीड्स आर इंस्टेंटेनियस स्पीड्स। क्यों इंस्टेंटेनियस स्पीड्स हैं कि 5 मीटर पर सेकंड स्पीड उस वक्त थी जब गाड़ी ने चलना शुरू करने से 2 सेकंड हो चुके थे। फिर 6 सेकंड जब हो चुके तो स्पीड बढ़ के 9 मीटर पर सेकंड हो गई थी। ये 9 मीटर पर सेकंड स्पीड 6 सेकंड्स के ऊपर थी। जब हम 6.5 या 7 सेकंड्स के ऊपर देखेंगे तो स्पीड इससे बढ़ चुकी होगी। इसी तरह 11 सेकंड पे देखें तो ये स्पीड 15 मीटर पर सेकंड होगी। 14 सेकंड पे हम देखते हैं तो 23 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से ये मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर हमें मुख्तलिफ स्पीड्स बता रहा है। मसलन एट इंस्टेंट 2 सेकंड्स स्पीड इज़ 5 मीटर्स पर सेकंड। 14 सेकंड पे 23 हो जाती है और 45 सेकंड पे ये 59 मीटर्स पर सेकंड। तो ये जो जितनी भी स्पीड्स इसके अंदर किसी भी टाइम के ऊपर आ रहे हैं, ये दरअसल यहाँ की इंस्टेंटेनियस स्पीड्स हैं। तो यही इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होंगी दिस कुड बी द यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिनको हम अगली स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये डिपेंड करेगा कि ये इंस्टेंटेनियस स्पीड उसकी यूनिफॉर्म स्पीड बनती है या वेरिएबल स्पीड बनती है। ये डिपेंड करेगा कि वो ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव कर रहा है।
अब यूनिफॉर्म स्पीड होने के लिए हमें ये टेबल के अंदर जो वैल्यूज हैं ये किस तरह से होनी चाहिए और वेरिएबल के लिए किस तरह से होनी चाहिए, ये दोनों हम अगली स्लाइड्स के अंदर देखते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड. Uniform speed is defined as if an object cover equal distance in equal time intervals. कि इक्वल टाइम इंटरवल्स के अंदर जब आप उसका डिस्टेंस ट्रैवल देखते हैं कि उसने कितना फासला तय किया है, हर दफ़ा आप एक टाइम फिक्स कर लेते हैं। मसलन एक 3 सेकंड का आप टाइम रख लेते हैं या 2 सेकंड का या 1 सेकंड का, कि हर दफ़ा मैं इसको 1 सेकंड ऑब्जर्व करूंगा या 2 सेकंड ऑब्जर्व करूंगा या 3 सेकंड ऑब्जर्व करूंगा। जब भी आप उसको उतने सेकंड्स के लिए ऑब्जर्व करते हैं पूरी ट्रिप के अंदर बार बार, तो हर दफ़ा आपको जो फासला मिलता है वो एक जितना ही मिलता हो, उस सूरत में जो स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म स्पीड कहलाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, वी आर ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच दैट द वैल्यूज रिकॉर्डेड आर कि एक हम इस तरह की वैल्यूज रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जिसके अंदर 3 सेकंड में हमारे पास जो फासला है वो 6 मीटर का है। इसमें जब हम टाइम का इंटरवल देखेंगे तो हर दफ़ा हम 3 सेकंड का गैप दे रहे हैं, क्योंकि हमने कहा है कि इक्वल इंटरवल के अंदर अगर उसका वो इक्वल फासला तय करेगा उस वक्त उनकी जो रेशो होगी वो यूनिफॉर्म स्पीड बनेगी। तो हर दफ़ा 3 सेकंड के गैप के बाद हम देखेंगे कि उसने कितना फासला तय किया। 0 से 3 सेकंड तक उसने 6 मीटर का फासला तय किया। 3 से 6 मीटर फिर 3 सेकंड के बाद जब 6 सेकंड हो जाते हैं तो फासले के अंदर मज़ीद 6 मीटर्स ऐड होकर 12 मीटर्स हो जाते हैं। फिर 3 सेकंड के बाद देखें तो मज़ीद 6 मीटर का फासला तय करके 18 मीटर्स हो जाएगा। फिर 3 सेकंड देखें तो 12 सेकंड्स के बाद फर्दर 6 मीटर्स ऐड होके 24 मीटर्स हो जाएंगे। इसी तरह हर दफ़ा अगर 3 सेकंड्स ऐड करते जाएं तो डिस्टेंस के अंदर 6 मीटर्स का इजाफा हो रहा है। Since at each point time interval is of 3 seconds and distance traveled is 6 meters, so if we calculate speed at any instant of time, it will come out to be 6 meter by 3 seconds. हम 6 मीटर को 3 सेकंड से तकसीम करें, 12 मीटर को 6 सेकंड से तकसीम करें, 18 मीटर को 9 सेकंड से, 24 मीटर को 12 सेकंड से, या किसी भी डिस्टेंस को उसके मुतल्लिका टाइम से डिवाइड करें तो हमारे पास जो फास्ट आंसर आता है वो आता है 2 मीटर्स पर सेकंड। इसका मतलब है कि किसी भी टाइम इंटरवल के ऊपर जब हम उसकी स्पीड निकालेंगे तो वो स्पीड हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वैल्यू आएगी। सिंस स्पीड इज सेम एवरीवेयर, अब इसमें चूंकि हर जगह पे स्पीड सेम है इस वजह से हम इसको यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड के बाद हमारे पास आ जाती है वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड हमारे पास ऐसी स्पीड है जिसको हम डिफाइन करते हैं दैट इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। हमने यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर कहा था कि इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। सो यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड के अंदर सिर्फ एक डिफरेंस है कि उसके अंदर वो सेम टाइम के अंदर सेम फासला तय करता है, जबकि वेरिएबल स्पीड के अंदर सेम टाइम के अंदर वो मुख्तलिफ फासला तय करेगा। इसी तरह अगर हम कोई मोशन, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को ऑब्जर्व करते हैं और वहाँ से हम वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करें एक टेबल के अंदर, तो हमारे पास फ़र्ज़ कर लें कि वैल्यूज़ इस तरह की आती हैं कि 3 सेकंड्स पे तो फासला 6 मीटर था, 6 सेकंड्स पे वो फासला 9 मीटर हो जाता है, 9 सेकंड्स पे वो फासला 16 मीटर हमें मिलता है, 12 सेकंड पे ऑब्जर्व करें तो 21 मीटर, इसी तरह चलते जाएं 18 सेकंड पे तो हमारे पास 38 मीटर फ़र्ज़ कर लें कि फासला रिकॉर्ड होता है। तो अब जो कि कहता है हर पॉइंट के ऊपर टाइम का हम इंटरवल देखें तो हम टाइम को स्टिल हमने 3 सेकंड्स का ही गैप रखा है, लेकिन इसके मुकाबले में जब हम फासले को ऑब्जर्व करते हैं तो उसके अंदर जो वेरिएशंस आ रही हैं वो मुख्तलिफ हैं। 3 से 6 सेकंड के दौरान जब 3 सेकंड गुजरे वहाँ पे 3 मीटर का फासला तय हुआ, लेकिन 6 से 9 मीटर्स तक जब हम फर्दर ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है तो उसने 7 मीटर का फासला तय किया। अगले 3 सेकंड में फिर वो 5 मीटर का फासला तय करता है और उससे अगले 3 सेकंड के अंदर वो मज़ीद 12 मीटर का फासला तय कर रहा है। अब चूँकि हर एक टाइम के ऊपर जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया वो मुख्तलिफ आ रहा था, इस वजह से जब हम इनकी रेशियो लेते हैं तो हमारे पास वैल्यूज़ भी मुख्तलिफ आती हैं। मसलन 6 मीटर पे 3 सेकंड पे 6 मीटर फासला तय किया तो 2 मीटर पर सेकंड स्पीड आ रही है।
9 मीटर फासला 6 सेकंड में तय किया, 1.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ रही है। इसी तरह 16 मीटर का फासला 9 सेकंड में कवर करता है तो स्पीड 1.77 मीटर्स पर सेकंड आएगी। अब इसमें चूँकि स्पीड हर जगह हर टाइम इंटरवल के ऊपर मुख्तलिफ आ रही है, ये वेरिएट्स कर रही है, ये कांस्टेंट या सेम नहीं है, इस वजह से हम इसको वेरिएबल स्पीड का नाम देते हैं। यहाँ पे वेरिएबल का मतलब ही वो है कि जो ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू बार बार तब्दील हो रही हो। इसके बाद हम स्पीड से मुतल्लिक़ कुछ प्रॉब्लम्स में आपको यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। आपने इस लेक्चर को यहाँ पे रोक के इन प्रॉब्लम्स को वन बाय वन आपने अपनी कॉपी के ऊपर इनको सॉल्व करना है। यहाँ पे ये 4 प्रॉब्लम्स हैं और तकरीबन अगर देखा जाए तो पहले 3 प्रॉब्लम्स एक ही फार्मूले से हल होंगे और चौथे के अंदर भी बुनियादी फार्मूला वही लगेगा, जस्ट आपने इसमें 2 या 3 जगह पे इंस्टेंटेनियस स्पीड्स आपने कैलकुलेट करनी होंगी। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हमने पिछले स्लाइड में हमने स्पीड को कहा था कि टाइम के लिहाज से वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम कहते हैं कि टाइम के लिहाज से एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है। स्पीड और वेलोसिटी के अंदर एक बुनियादी फ़र्क ये होता है कि स्पीड के अंदर हम डिस्टेंस को देखते हैं और वेलोसिटी के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं। It simply tells us how fast something is moving in specific direction. Magnitude and direction, यहाँ पे velocity हमें simply ये बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन के अंदर कितने मैग्नीट्यूड या स्पीड के साथ वो ट्रैवल कर रहा है। जब हम सिर्फ स्पीड की बात करें तो वो स्केलर टर्म होगी, लेकिन अगर उसी स्पीड उसी मैग्नीट्यूड के साथ हम डायरेक्शन शामिल कर दें तो वही स्पीड हमारी वेलोसिटी बन जाती है। स्टूडेंट्स, हमने डेफिनेशन के अंदर एक वर्ड इस्तेमाल किया है रेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा कि फ़िज़िक्स के अंदर जहाँ भी हम रेट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे किसी चीज़ को स्टेट या डिफ़ाइन करते वक्त, तो वहाँ पे रेट का मतलब होगा कि वहाँ पे हम उस टर्म को टाइम के साथ डिवाइड कर रहे हैं। मसलन अगर हम सिंबल करें डिस्प्लेसमेंट को d के साथ, टाइम को t के साथ और वेलोसिटी को v के साथ प्रेजेंट करें, तो हमारे पास जो वेलोसिटी का फार्मूला बनेगा वो आएगा वेलोसिटी इज इक्वल्स टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम। इसी अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो v इज इक्वल डेल्टा d डिवाइडेड बाई डेल्टा t। इसी तरह यहाँ पे डेल्टा का मतलब है चेंज। अब चेंज का यहाँ से कैसे निकाला जाता है? चेंज हमेशा 2 मुख्तलिफ वैल्यूज़ में से निकाला जाएगा। मसलन एक ऑब्जेक्ट है जिसने एक इनिशियल टाइम टी आई पे मूव करना शुरू किया और इसी तरह उसने टाइम टी एफ फाइनल टाइम उसका जो जहाँ पर उसने मोशन ख़त्म की वो टी एफ था। तो इनिशियल टाइम टी आई जब उसने मूव करना शुरू किया तो उसका जो डिस्टेंस था, डिस्प्लेसमेंट था, उसको हम डी आई लिखते हैं और जब उसका टाइम फाइनल हो जाता है टी एफ, वहाँ पे उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम डी एफ के साथ इंडिकेट करते हैं। तो हमारे पास ये जो डेल्टा डी है इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये डी एफ माइनस डी आई बनेगा और डेल्टा टी को एक्सपेंड करें तो टी एफ माइनस टी आई बनेगा। याद रखिएगा कि चेंज के लिए हमेशा हम फाइनल में से इनिशियल टर्म को माइनस करते हैं। यही वजह है कि हम डेल्टा डी के लिए फाइनल डिस्टेंस में से इनिशियल डिस्टेंस को माइनस कर रहे हैं। इसी तरह फाइनल टाइम को हम इनिशियल टाइम में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे डेल्टा हमें चेंज ओवर टाइम को शो करता है। डी आई रिप्रेजेंट्स इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एट इनिशियल टाइम टी आई। इसी तरह डी एफ इज़ फाइनल डिस्प्लेसमेंट एट फाइनल टाइम टी एफ रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी का यूनिट देखना चाहें तो वेलोसिटी का यूनिट यहाँ पे जो आएगा वो आएगा मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर्स की फॉर्म में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड्स की फॉर्म में मेजर किया जाता है। तो यूनिट अगर देखा जाए तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट एक ही है जो कि मीटर पर सेकंड है, या इसका कोई मल्टीपल इस्तेमाल होगा, मसलन किलोमीटर्स पर आवर भी इस्तेमाल हो सकता है, माइल्स पर आवर भी इस्तेमाल हो सकता है। Velocity is a vector term.
स्पीड के बारे में हमने कहा था कि स्पीड एक स्केलर टर्म है, लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम वेलोसिटी को देखते हैं तो वेलोसिटी एक वेक्टर टर्म है। क्यों वेक्टर टर्म है? क्योंकि यहाँ पे जो हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, जिसको हम टाइम के साथ डिवाइड करते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एक वेक्टर टर्म है। हमने पिछले लेक्चर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फ़र्क देखा था, तो हमने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एक वेक्टर टर्म है जो कि शॉर्टेस्ट पाथ है, और डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ को कहा जाता है जो कि एक स्केलर टर्म है। तो जब हम डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे टाइम के साथ तो स्पीड हासिल होगी, और जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी हासिल होगी। तो इसी तरह जो स्पीड होगी वो एक स्केलर टर्म है और जो वेलोसिटी होगी वो एक वेक्टर टर्म है। इसी तरह अगर हम वेलोसिटी की एक मिसाल अगर लेते हैं, मसलन एक ऑब्जेक्ट है जिसने मूव करना शुरू किया टाइम 5 सेकंड के ऊपर, और शुरू में उसका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर था। इसी तरह उसने मूव करता रहा और फाइनल टाइम उसने 12 सेकंड्स तक मूव किया, और उस वक्त उसका जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट था वो 13 मीटर्स था। तो अगर हम इसके ऊपर वेलोसिटी का फार्मूला लगाएं तो वेलोसिटी इक्वल होती है डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट टू द चेंज इन टाइम। इसी तरह चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की जगह हम फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट लगा देते हैं, और चेंज इन टाइम की जगह फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम पुट करते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट चूँकि वेक्टर टर्म्स हैं, इसीलिए हमने इन दोनों को बोल्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट की फाइनल और इनिशियल वैल्यूज़ को पुट करते हैं 13 माइनस 5 मीटर। इसी तरह टाइम की भी फाइनल और इनिशियल वैल्यूज़ को पुट करते हैं 12 माइनस 5 सेकेंड्स। तो इसको अगर सॉल्व कर लें तो इट कम्स आउट टू बी 8/7 मीटर्स पर सेकेंड, और जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आता है 1.14 मीटर्स पर सेकेंड। इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा था वो 1.14 मीटर्स पर सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट के साथ वो ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा था। वेलोसिटी के बाद हम वेलोसिटी की मुख्तलिफ टाइप्स देखेंगे, जिसमें से पहली टाइप है एवरेज वेलोसिटी। We can when we are taking a long trip, our velocity goes on changing continuously. जैसे हमने स्पीड में कहा था कि आप शुरू से लेकर हम दूर तक कहीं ट्रैवल करते हैं तो हर जगह पे हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, कहीं पे हम स्पीड अप हो जाते हैं, कहीं पे स्लो हो जाते हैं, कहीं पे हम बिल्कुल एक स्मूथ आर्ट स्पेस चलते हैं, और कहीं पे हम बहुत तेज़ी से चल रहे होते हैं। तो इसी की वजह से हमारी स्पीड जो है वो उसमें वेरिएशंस आती हैं। तो जब स्पीड के अंदर वेरिएशंस आती हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी है हमारी, वो वेलोसिटी भी वहाँ पे वेरिएट कर रही हो। So if we want to calculate velocity for a complete trip without including the variation, we calculate average velocity. अगर हमने एक पूरी ट्रिप की वेलोसिटी निकालनी है, उसमें हमने ये चीज़ शामिल नहीं करनी कि कहाँ पे वेलोसिटी कम हुई, कहाँ पे ज़्यादा हुई, हम ओवरऑल ट्रिप की एक जनरल वेलोसिटी निकालते हैं, तो उसको हम एवरेज वेलोसिटी का नाम देंगे। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे दैट इट इज़ द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ओवर टोटल टाइम टेकन। जो पूरा टाइम ऑब्जेक्ट ने मूव किया, उस पूरे टाइम के अंदर ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास आएगा, इसको फार्मूला लिखें तो इट इज़ टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम टेकन। फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑब्जेक्ट है जो तरनौल इंटरचेंज से सवाबी इंटरचेंज तक M1 मोटरवे के ज़रिए से मूव करता है, लेट्स सपोज कि इनके दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है वो 50 किलोमीटर्स का है। पिछले एग्जांपल में हमने इसको 70 किलोमीटर्स डिस्टेंस लिखा था जो कि एक्चुअल पाथ है। अब हम शॉर्टेस्ट पाथ को देखते हैं, तो सपोज कर लें कि इनके दरमियान जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो 50 किलोमीटर्स है। तो उसके अगेन वही 50 किलोमीटर्स का डिस्प्लेसमेंट कवर करने में वो ऑब्जेक्ट 1 घंटे का टाइम लगाए, तो उसकी जो वेलोसिटी हमारे पास एवरेज वेलोसिटी बनेगी वो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम होगा 50 किलोमीटर्स बाई 1 आवर, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर्स इन एन आवर, कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो 50 किलोमीटर फी घंटा के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है।
यहाँ पे हम इस वेलोसिटी को किलोमीटर्स पर आवर से मीटर्स पर सेकंड के अंदर चेंज कर सकते हैं। सो वी हैव टू डू द सेम मैथमेटिक्स अगेन कि हम किलोमीटर्स के अंदर 1000 मीटर्स होते हैं और एक आवर के अंदर 60 मिनट्स और फिर उसके अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3600 सेकंड्स बनते हैं। सो अगर हम इनको डिवाइड कर लें तो विल गेट द 13.80 मीटर्स पर सेकंड वेलोसिटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने जो पिछला टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंपैरिजन किया था कि डिस्टेंस अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट एक क्लोज पाथ के अंदर मूव करता है तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस उसका एक्चुअल लेंथ ऑफ ट्रैक होगी, लेकिन अगर वो एक क्लोज पाथ के अंदर मूव कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। सो अगर उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है, कोई भी क्लोज पाथ बनता हो, तो उस वक्त फिर उस ऑब्जेक्ट की जो पूरी ट्रिप की टोटल वेलोसिटी होगी वो टोटल वेलोसिटी भी उसकी ज़ीरो ही कंसिडर होगी। जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है वहाँ पे ऑब्वियसली उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को भी ज़ीरो ही कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद आती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मीन्स हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्पेसिफिक डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी एक लम्हे के ऊपर एक ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर किस स्पीड के साथ मूव कर रहा है वो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है। मसलन हम ऑब्ज़र्व करते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर, तो जो वैल्यूज़ हमें ऑब्टेन होती हैं वो इस तरह की हैं कि 2 सेकंड्स के ऊपर वो 5 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, 6 सेकंड्स के ऊपर वो 9 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी है, 11 सेकंड्स के ऊपर उसकी वेलोसिटी 15 मीटर्स पर सेकंड हो जाती है। सिमिलरली 14, 23 और 45 सेकंड्स पे पहुंच जाएं तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो 59 मीटर्स पर सेकंड हो जाती है। तो यहाँ पे चूँकि हर टाइम के ऊपर एक टाइम इंटरवल के ऊपर हमारे पास जो वेलोसिटीज़ आ रही हैं वो वेलोसिटीज़ मुख्तलिफ हैं, तो क्योंकि हमने टाइम इंटरवल के अंदर भी कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं रखा, हमने कोई भी मुख्तलिफ टाइम के ऊपर वैल्यूज़ को वेलोसिटीज़ की वैल्यू को कैलकुलेट या ऑब्ज़र्व किया है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटीज़ हमें मिली हैं किसी भी टाइम के ऊपर, ये तमाम वेलोसिटीज़ उस स्पेसिफिक टाइम के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कंसिडर होगी। यहाँ पे 2 सेकंड्स पे देखें तो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, 14 सेकंड पे देखें तो वेलोसिटी 23 मीटर्स पर सेकंड, इसी तरह 45 सेकंड्स पे देखें तो इट बिकम्स 59 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है यही हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की आगे जाके या यूनिफॉर्म वेलोसिटी बनती है या उसी की वेरिएबल वेलोसिटी बनती है। इट डिपेंड्स अपॉन कि ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल के अंदर सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है या मुख्तलिफ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है। Uniform velocity. Uniform velocity is defined as if an object cover equal displacement in equal time interval in a specific direction. किसी एक ख़ास सिमत के अंदर अगर एक ऑब्जेक्ट बराबर टाइम के अंदर बराबर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करे तो उसकी वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। मसलन हम एक ऑब्जेक्ट की मोशन को ऑब्ज़र्व करके उसके कुछ डाटा हम कैलकुलेट करते हैं। वो जो डाटा हमारे पास आता है, सपोज़ कर लें कि वो डाटा हमारा इस तरह से है कि 3 सेकंड के ऊपर जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो 6 मीटर्स है, फिर 6 सेकंड के ऊपर डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर्स हो जाता है, 9 सेकंड्स पे 18 मीटर्स, इसी तरह चलते जाएं एक इक्वल टाइम गैप के साथ। हर दफ़ा 3 सेकंड्स का गैप रख के अगर हम ट्रैवल करें तो हमारे पास 15 और 18 सेकंड्स पे 30 मीटर्स और 36 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट मिलता है। अब इसमें अगर देखा जाए तो हर सेकंड को एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जो डिस्प्लेसमेंट के अंदर वेरिएशंस हैं वो वेरिएशंस भी सेम आ रही हैं। हर दफ़ा 3 सेकंड का गैप दें और डिस्प्लेसमेंट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट हर दफ़ा 6 मीटर्स के डिफरेंस से वेरिएट कर रहा है। यहाँ से अगर हम उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करें किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो चूंकि वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल होती है तो हम कोई भी 2 कंसेक्टिव पॉइंट्स लेंगे। मसलन पहले में हम 12 माइनस
मीटर में से 6 मीटर्स को माइनस करके 6 सेकंड में से 3 सेकंड्स का टाइम माइनस करते हैं। जो सेकंड स्टेप है 6 सेकंड वाला और जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम फाइनल डिस्प्लेसमेंट और फाइनल टाइम लिखते हैं, और जो 6 मीटर और 3 सेकंड वाला वैल्यूज़ हैं इनको हम इनिशियल टाइम और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं। फिर दूसरे और तीसरे स्टेप में तीसरे स्टेप को हम फाइनल स्टेप कंसीडर करें तो जो दूसरा स्टेप है वो इनिशियल स्टेप का तस्वर होगा और इनकी वैल्यूज़ होंगी 18 माइनस 12 मीटर्स ओवर 9 माइनस 6 मीटर्स। इसी तरह अगले स्टेप में से 24 माइनस 18 मीटर्स है, 12 माइनस 9 मीटर्स है। अगर हम तमाम इन तीनों फ्रैक्शंस के अंदर डिफरेंसेस कैलकुलेट करें सो दीज आर कम्स आउट टू बी 6 मीटर डिवाइडेड बाय 3 मीटर्स। तो अगर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 2 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी आती है। इसका मतलब है कि किसी भी टाइम के ऊपर जब हम उसकी वेलोसिटी को चेक करेंगे तो हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी वो 2 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी आ रही है। इसका मतलब अगर हर टाइम के ऊपर वेलोसिटी एक ही आती है, सेम वेलोसिटी हर जगह पे आ रही हो, तो उस वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी का नाम देते हैं। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल के अंदर सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा हो तो उसकी वेलोसिटी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा जाता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बाद आती है वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी इज डिफाइंड एज इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर भी एक ही फ़र्क है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है, जबकि वेरिएबल वेलोसिटी के अंदर वो इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर मुख्तलिफ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा। मसलन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को ऑब्ज़र्व करके उससे डाटा कैलकुलेट करते हैं और उस डाटा को अगर हम देखें तो हमारे पास जो टेबल के अंदर वैल्यूज़ आती हैं वो इस तरह से हैं कि 3 सेकंड टाइम के ऊपर हमें 6 मीटर का फासला मिलता है। 6 सेकंड का टाइम 3 सेकंड का गैप दे के 6 सेकंड्स में देखें फासला 9 मीटर हो जाता है। फिर 3 सेकंड के गैप के बाद डिस्प्लेसमेंट देखें तो 16 मीटर, फिर 3 सेकंड के गैप के बाद देखें 21 मीटर। इसी तरह हर दफ़ा 3 सेकंड का गैप देते जाएं तो जो डिस्प्लेसमेंट्स आ रहे हैं वो मुख्तलिफ आ रहे हैं। अब चूँकि हर 3 सेकंड के गैप के बाद जो डिस्प्लेसमेंट का फ़र्क आ रहा है वो मुख्तलिफ है। पहले 2 इंटरवल्स के अंदर 3 मीटर का गैप है, दूसरे तीसरे जो इंटरवल है उसके अंदर 7 मीटर्स का इंक्रीमेंट है, तीसरे और चौथे के अंदर देखा जाए तो 5 मीटर्स का इंक्रीमेंट, चौथे और पाँचवें के अंदर देखा जाए तो हमारे पास 33 मीटर्स और 21 मीटर्स में 12 मीटर्स का गैप आ रहा है। चूँकि हर स्टेप के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हो रहा है वो मुख्तलिफ है, इस वजह से इसके अंदर जो वेलोसिटी की वैल्यूज़ आएंगी वो वैल्यूज़ भी मुख्तलिफ आएंगी। यहाँ पे अगर हम पहले 2 इंटरवल्स की वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो इट इज़ 1 मीटर पर सेकंड, और अगर दूसरे और तीसरे इंटरवल की वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो इट इज़ 2.33 मीटर्स पर सेकंड। क्योंकि हर स्टेप के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है, इसी वजह से हम इसको वेरिएबल वेलोसिटी का नाम दे हैं। यहाँ पे हम स्पीड और वेलोसिटी का एक कंपैरिजन ड्रा करेंगे। स्पीड इज सिंपली डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रैवल्ड ओवर अ सर्टेन टाइम, वेयर एज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्पीड इज अ स्केलर टर्म। स्पीड और वेलोसिटी के अंदर जो दूसरा बड़ा फ़र्क है वो ये है कि स्पीड एक स्केलर टर्म है जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर टर्म है। इसी तरह स्पीड को हम मीटर पर सेकंड या इसके किसी मल्टीपल में मेजर करते हैं, और वेलोसिटी को भी हम लोग इसी तरह से मीटर पर सेकंड या उसके किसी एक मल्टीपल के अंदर मेजर करेंगे। ये चीज़ मीटर पर सेकंड जो इन दोनों का यूनिट है, ये स्पीड और वेलोसिटी के अंदर ये एक कॉमन चीज़ है। अगर एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो तो हमने पिछले 4 टॉपिक या लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, उसमें हमने कहा था कि एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे। जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो तो वहाँ पे फिर स्पीड और वेलोसिटीज़ भी आपस में सेम होंगी। इसी के करस्पॉन्डिंगली अगर हम सर्कुलर मोशन देखें तो सर्कुलर मोशन के अंदर जो स्पीड और वेलोसिटी होंगी वो दोनों आपस में सेम या बराबर नहीं होंगी।
इन सर्कुलर मोशन स्पीड इज कांस्टेंट। जब एक सर्कुलर मोशन की हम बात करते हैं तो वहाँ पे स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है, लेकिन उसी सर्कुलर मोशन के अंदर जब हम वेलोसिटी को देखते हैं तो वेलोसिटी हर अगले पॉइंट के ऊपर चेंज हो रही होती है। इसकी बुनियादी वजह क्या है कि सर्कुलर मोशन के अंदर वेलोसिटी क्यों चेंज होती है? उसकी वजह यह है क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और जब एक सर्कल के अंदर या कर्व के अंदर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी डायरेक्शन एक टेंजेंट के ज़रिए से ड्रॉ की जाती है। टेंजेंट एक ऐसी लाइन को कहते हैं जो किसी सर्कल को या किसी कर्व को बाहर से सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर टच करती हुई गुजरती है। तो जैसे ही वो पॉइंट अगले स्टेप पे जाएगा, एक स्टेप आगे जाएगा, वहाँ पे उस टेंजेंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो जब टेंजेंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। अब वेलोसिटी चूँकि एक वेक्टर टर्म है तो एक वेक्टर टर्म के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ों का कांस्टेंट रहना ज़रूरी होता है, और अगर दोनों में से कोई एक चीज़ भी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रह के डायरेक्शन चेंज हो या डायरेक्शन कांस्टेंट रह के मैग्नीट्यूड चेंज हो, कोई एक चीज़ भी तब्दील हो रही हो तो वो वेक्टर तब्दील होता है, कांस्टेंट नहीं रहता। यही वजह है कि सर्कुलर मोशन के अंदर वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रही होती है जबकि स्पीड कांस्टेंट रहती है। अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो ज़रूरी नहीं कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहे। If speed is constant, velocity is not necessary to be constant. Velocity अगर कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, एक इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस तय कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि वो इक्वल उसी टाइम इंटरवल के अंदर डिस्प्लेसमेंट भी बराबर तय कर रहा हो। ये उस वक्त हो सकता है जब वो स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कवर होंगे, लेकिन अगर मोशन स्ट्रेट लाइन ना हो उस केस में स्पीड कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी का कांस्टेंट होना ज़रूरी नहीं। वेलोसिटी उसके अंदर वेरिएबल या नॉन वेरिएबल या इस तरह से चेंजिंग वेलोसिटी भी हो सकती है। If velocity is constant, speed must also be constant. लेकिन अभी जो हमने पिछले पॉइंट डिस्कस किया कि अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी का कांस्टेंट होना ज़रूरी नहीं, इसका रिवर्स पॉइंट जो होगा वो ये है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फिर स्पीड भी कांस्टेंट होगी। यहाँ पे ये एक मेजर डिफरेंस याद रखिएगा कि स्पीड कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी का कांस्टेंट होना ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो स्पीड का कांस्टेंट होना ज़रूरी होता है। If speed is uniform, velocity will also be uniform. कि अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहा हो तो उसकी स्पीड भी यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी, लेकिन इसी तरह अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो स्पीड भी यूनिफॉर्म होगी। इसके अंदर वाइस वर्सा में दोनों स्टेट्स के अंदर सेम स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है। इफ़ स्पीड इज़ वेरिएबल सो डज वेलोसिटी, कि अगर स्पीड वेरिएबल है, स्पीड चेंज हो रही है तो फिर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी चेंज होगी। एंड पे आपको असेसमेंट के लिए, ताकि हमें पता चल सके कि आपको ये लेक्चर किस हद तक समझ आया है, हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको असेसमेंट के लिए एक्सरसाइज के तौर पे, प्रैक्टिस के तौर पे दे रहे हैं। आपने इन सवालों के जवाबात इस लेक्चर में से ढूंढने हैं। लेक्चर को समझना है, समझ के उसको सुनना है, सुन के समझना है और समझ के आपने इन सवालों के जवाब अपनी कॉपी। हमारा ये लेक्चर देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल फिज़िक्स बिहाइंड को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें ताकि मज़ीद आपके दोस्त अहबाब और स्टूडेंट्स भी इस लेक्चर से फ़ायदा हासिल कर सकें। आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद लेक्चर्स और वीडियोस के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।